अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा। बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं पीडीएम के हवाले से बात करूँ और पीडीएम के ऊपर मैं कुछ एनालिसिस दूँ, अब तक की पीडीएम की एक्टिविटीज़ और इनके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तमाम तरह एक्शंस के, और कुछ उसके हवाले से गुफ्तगू करने का मेरा पहले प्लान था, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाई। फाइनली मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़ा वक्त मिल गया है और उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएम का पहला जलसा, गुजरावाला का जलसा। क्राउड के हवाले से बात नहीं करूँगी क्योंकि वो आप लोगों ने खुद देखा कितना था कितना नहीं था, बदनज़मी थी नहीं थी वो भी आप लोगों ने देखा। जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एनालिसिस देने की ज़रूरत है मैं उसके ऊपर बात करूँगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबसे पहले एक बात की जो कि उन्होंने सेल्फ सेंटर्ड होकर कुछ थोड़ी बातें की, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने जो कर दी, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जिम्मेवार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्मीर बेचा है। मैं सुनती रही और मैं सोचती रही कि शायद ये अपनी कुछ काविशें बता देंगे। मैंने ये सोचा कि शायद अभी बताएंगे कि 10 साल जब वो कश्मीर कमेटी का हिस्सा रहे उन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए। मैंने सोचा शायद ये अब बताएंगे कि इन्होंने इंटरनली कश्मीर के मामलात के ऊपर कहाँ कहाँ बात की, किस किस से बात की। मैंने सोचा कि शायद वो बताएंगे कि उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कश्मीर के लिए क्या किया। मैंने सोचा कि वो ये बताएंगे कि क्या क्या मरात उनको मिलते रहे, क्या क्या वो इन्जॉय करते रहे, किस बंगले में थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या उनको मिलता रहा। लेकिन कश्मीर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, या जो किया तो वो बता देते, लेकिन उन्होंने कोई बात ही नहीं की अपने हवाले से। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की। जो ब्लेम गेम होता है हमारे मुल्क में, बस वही मैंने जो है देखा और आप सबने भी ये देखा होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने, कश्मीर बेच दिया। ठीक है ना जी। तो इस तरीके का अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उसको फिर फैक्चुअली बात करनी चाहिए ना। उन्होंने फैक्चुअली इसके ऊपर बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक एलिगेशन लगा दिया और अपनी कारकर्दगी के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। 0/0 कारकर्दगी उनकी जो रही। और 10 साल मतलब उन्होंने ऐसी जगह पे वो रहे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। क्या उनको जेब देता है? क्या उनके ऊपर सवालात नहीं उठते इस किस्म की बात करते हुए? उन्होंने खुद क्या किया, कोई इसके ऊपर बात नहीं की। चलें अब आगे आ जाते हैं, हम आगे मज़ीद बात करते हैं। एक और कंट्रोवर्शियल बात जो उन्होंने कर दी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कहते हैं थोड़ा सा मुझे जो है एक मेरा जो एक हिडन टैलेंट है वो मिमिक्री वाला है। आई डोंट नो वेदर आई शुड डू इट ऑन स्क्रीन और नॉट, बिकॉज मैं एक करंट अफेयर्स जर्नलिस्ट हूँ और जिस तरह आप लोग मुझे स्क्रीन पे देखते हैं वो आप लोग को हज़म नहीं होगा अगर मैंने आपको मिमिक करके दिखा दिया। शायद आप लोग को लगेगा मैं पर्सनल हो गई। तो चलें, कमिंग बैक टू द फैक्ट्स। ठीक है, तो अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या बात की। उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा नहीं बनाना चाहिए और ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मोदी वाला काम करेंगे। तो मुझे ये बता दीजिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर मोदी वाला काम करेंगे तो क्या वो 5वां जो सूबा बनाने की बात हो रही है तो क्या वो अमेरिका को देने की बात कर रहे हैं? और वो ये उन्होंने आगे इसको कनेक्ट किया अमेरिका से, उसके बाद जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उसके साथ कनेक्ट किया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अपने ही मुल्क का हिस्सा वो ऑलरेडी अनऑफिशियल है, जिस तरह इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमी उस सूबे के पास। तो अगर वो उसको 5वां सूबा बना देते हैं तो क्या बैरूनी कुव्वतों के लिए वो काम कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये क्या बात कर रहे थे कि जोग्राफिकल लोकेशन चेंज हो जाएगी, मैप के ऊपर इश्यूज आ जाएंगे, पता नहीं वो क्या बातें कर रहे थे। खैर, वो सारी बातों के बाद वो कह रहे थे कि ये मोदी के स्टांस के मुतरादिफ होगा। मोदी के स्टांस के मुतरादिफ होगा यानी कि पहले तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आर्टिकल 370 रिवोक होने के ऊपर हम इसको इतना सीरियस कैसे ले रहे हैं। पहले क्या आर्टिकल 370 क्या वो लॉफुल था? आपने उनको जिस तरह पहले से वो कर्फ्यू में थे, पहले से उनकी फ्रीडम जो है नहीं थी उनके पास, पहले से उनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी महफूज नहीं थी, पहले से उनकी मॉडेस्टी महफूज नहीं थी। अपेरेंटली कानून में उन्होंने बनाया हुआ था कि भाई हाँ ठीक है सब ठीक है, लेकिन वो था वैसा नहीं, एक लॉ में चल रहा था उनके, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और था। कुछ और क्या था? जो आज हो रहा है कश्मीर में वही था। तो वो उसको उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट्स में था उसको रिवोक कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि पहले क्या कश्मीर के पास फ्रीडम थी और अब कश्मीर से फ्रीडम छिन गई? और ये कैसे गिलगित बल्तिस्तान के मामले को कैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर के साथ जोड़ रहे हैं और ख़ुद ही गिलगित बल्तिस्तान को भी वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी, हम उनको पाकिस्तानी मानते हैं, लेकिन 5वां सूबा ना बना। ये किस किस्म की बात करें? तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या इस किस्म के स्टेटमेंट्स को देख के वो कह रहे हैं कि ये सर्कस है और ये सारे क्या मजाक हो रहा है? तो ये अजीब सी बातें मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी।
अब आ जाते हैं मरियम बीबी साहिबा के ऊपर। उन्होंने भी सारी सेल्फ सेंटर्ड गुफ्तगू की। वो कहती हैं कि अब फिर वो मिमिक्री वाला एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन कमिंग बैक टू द फैक्ट्स, वो कह रही हैं कि मैं आज यहाँ पे कोई बात नहीं करने के लिए आई कोई किसी भी किस्म की, अपने हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं आज यहाँ पे आपकी बात करने के लिए, आपकी बात कोई दिखी नहीं। लेकिन वो फिर घूम फिर के आके कहती हैं कि आपके इलेक्टेड लोगों को निकाला गया। मतलब तो फिर आपने घूम फिर के तो वापस अपनी ही बात कर दी ना, लोगों की कहाँ आपने बात की? कोई भी लोगों की बात उन्होंने नहीं की। घुमा फिरा के जिस तरह तकरीर लिखने का एक तरीका और सलीका होता है, वैसे उन्होंने बात की और अपनी बात की। उनकी भी जो है तकरीर ख़त्म हो गई। फिर आते हैं कराची के हवाले से। कराची के हवाले से ये एलिगेशंस आ रहे हैं कि कराची में कराची की आवाम नहीं थी। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये एनालिस्ट कह रहे हैं, ये कराची के रहने वाले कह रहे हैं, और कि कराची का क्राउड ही नहीं था कराची में। और कराची में जो जलसा हुआ उसमें कराची के इश्यूज़ के ऊपर बात ही नहीं की गई सिरे से, उसमें कुछ भी कराची से रिलेटेड नहीं था। अब एक और रिप्रेजेंटेटिव साहब पीडीएम के, उन्होंने उर्दू ज़बान को तनकीद का निशाना बनाया, उर्दू को ही जो है क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नहीं होनी चाहिए। पता नहीं वो क्या चाह रहे थे कि उर्दू को उन्होंने क्वेश्चन किया, तो फिर कौन सी ज़बान होनी चाहिए थी और वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, ये क्वेश्चन रेज होते हैं। फिर वहाँ पर एक जो है बदनज़मी हुई जो कि इंडियंस ने उसको कैश किया। एक हिंदू रिपोर्टर समा न्यूज़ का जो एक फुटेज बना रहा था जहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनका एक गेट बंद था और वो फलांग के वहाँ से जा रही थी। उसने सिर्फ ये फुटेज ऑनर दिखा दी, पीपल्स पार्टी को बुरा लग गया, और जो उनके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो वाइस प्रेसिडेंट था उसने जो है जो किया, फिर वो हमने देखा। और फिर उसके बाद इस इशू को इतना इंडियन मीडिया ने उछाला, और इस तरीके से उछाला कि जैसे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सप्रेस्ड है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अगर संजय साधवानी की जगह कोई और होता तो वो बेचारा भी जद में ही आता। लेकिन खैर संजय साधवानी की पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी है उसके लिए इतनी खदमात है कि 8 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और वो इस इंडस्ट्री में जो है सर्व कर रहे हैं। अब इसको भी इंडियन मीडिया ने उठा लिया। अब इंडियन मीडिया पीडीएम की इस तमाम तरह एक्टिविटीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा खुश है कि हम अपेरेंटली देख रहे हैं कि वो कितना खुश हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम इस तमाम तर सिनेरियो के बाद हम जो एक और जो आपने कराची में जो मज़ार कायद में जो वाक़या देखा उसके ऊपर तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहती हूँ, उसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगी कि वो फादर ऑफ़ द नेशन का मामला है और मैंने पर्सनली इसको मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है जिसके ऊपर लोग आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग कैसे इसको डिफेंड कर रहे हैं। कि चलें उसके ऊपर हम दूसरी बार मैं बात करूँगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब भला कि वो मामला थोड़ा सा पुराना हो चुका है जिस तरह जो मेरी बीट है उस हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। कुछ मेरी बैक टू बैक कमिटमेंट्स और फिर लॉ के एग्ज़ाम्स और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही, इतनी ज़्यादा एक्टिवली चीज़ों को देख नहीं पा रही। खैर अब आते हैं कोयटा के जलसे के ऊपर। कोयटा में भी अवैस नूरानी साहब ने जो सामने आपके कर दिया बलूचिस्तान की आज़ादी की, कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं आप, कौन सी आज़ादी चाहिए आपको? और फिर उन्होंने खुद ही कंट्रोवर्शियल बना दिया। फिर बाद में कहते हैं मेरे स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। भाई जो बलूचिस्तान अगर महरूम है, आज बलूचिस्तान में महरूमी आए तो वो आप लोग कितनी बार इलेक्ट होके आए? क्यों सही नहीं किया आप लोगों ने अपना सूबा? पूरे एक इतने बड़े प्रोविंस में एक अर्बन सिटी है, एक कोयटा है जो कि अर्बन सिटी है, बाकी सब गाँव, बाकी किधर है, क्या है, कहाँ पे डेवलपमेंट हुई? सब रूरल में शुमार होते हैं, अर्बन सिटी एक ही है। भाई आप लोग खुद देखें ना, सरदारों से, आप बलोच सरदारों से निकले, फिर यहाँ पे बलोच भाइयों को बुरा लग जाता है। और या फिर जो प्रैक्टिकल बात है वो है ना, जब हुकूमत आपको रॉयल्टी दे रही है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की, जब आपको बजट सालाना मिल रहा है, जब वहाँ पे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कितनी करप्शन हो रही है, अब क्या दूसरा सूबा उठ के आके दुरुस्त करेगा उसको? किसने करना है? आपने खुद ही करना है ना, तो करें। फिर आप रोना क्यों रो रहे हैं? स्टेज पे वही बैठे लोग रो रहे थे जिनको जो इलेक्ट होके आते रहे। तो ये तमाम जो सिनेरियो है पीडीएम के बैक टू बैक ब्लंडर्स हैं और हुकूमत का ये कहना है कि जनवरी से ज़्यादा ये नहीं रहेगा। लेट्स सी कब तक रहता है, कब तक नहीं रहता। लेकिन अब तक एक चीज़ जो मैंने देखी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पीडीएम में जो कि कैटेगोरिकली जिसको हम कह सकें कि जी ये ऐसी बात है जिससे हुकूमत को झटका लग सकता है। जब 126 दिन तक का धरना, जहाँ पे इमरान खान साहब के साथ आवाम निकली थी, उन्होंने हुकूमत नहीं गिराई, पूरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया। जब जेन्युइनली इमरान खान साहब के साथ
पूरा पाकिस्तान था, तब हुकूमत नहीं गिरी। तो अब कहाँ से आएगा जब लोगों को पकड़ पकड़ के जलसों में लेकर आया जा रहा है? तो इस तरह कैसे हुकूमत गिर सकती है? और ये जो हुकूमत गिराने की बात है वो इतनी आसान नहीं होती। जब आप आइन पढ़ते हैं ना तो आपको पता लगता है कि जिस तरीके से एक छोटा जो एक बिल है ना वो भी किस तरीके से अप्रूव होता है, और अगर बिल अप्रूव हो गया, एक एक्ट बन गया, तो फिर उसके बाद उसको दोबारा रिवोक कैसे मुश्किल और तकलीफ से किया जाता है। जब ये सारी पेचीदगियाँ हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हुकूमत गिर जाएगी चलती हुई? जब इससे पहले टूटी फूटी लूली लंगड़ी हुकूमतें नहीं गिरी तो अब ये कैसे गिरेगी? और बहुत सारे मामलात हैं इस वक्त जो कंसर्न्स हैं। ठीक है, अपोजिशन या पीटीएम इस वक्त बेहतर एजेंडा के साथ सामने आ सकती थी और ऐसा एजेंडा लेकर आ सकती थी जिससे हुकूमत को फील होता कि यस उनके ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ यही बात हो रही है ना कि इमरान खान साहब को निकालेंगे, हुकूमत को गिराएंगे और बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई 3 अलग अलग उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं, महंगाई ऐसे नहीं हो जाती। आप लोग को भी पता है और जो इकोनॉमिस्ट है उनको भी पता है। तो इसीलिए इसके ऊपर मेरा यही समरी है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया हमें, सिर्फ ब्लंडर्स ही हो रहे हैं पीडीएम में। तो लेट्स सी, अल्लाह करे रिफ्ट ख़त्म हो, मुल्क के मामला दुरुस्त हों। अल्लाह हाफ़िज़।